नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो पिछली वीडियो में मैंने आपको संसद पढ़ा था, उसके बाद हमने बताया था कि अगली वीडियो जो आएगी हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने संसद को पढ़ लिया। संसद में लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो भी बातें थी उसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें होंगी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें संविधान दिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करेगा। चलिए दोस्त, हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है संसद। संसद में हमने 2 अंग थे, संसद के 3 अंग थे। पहला एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। पिछली वीडियो में हमने 2 अंग को पढ़ लिया, राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में जो है राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो भाग 5 में संघ की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक जो है संघ यानी कि केंद्र की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र के अंतर्गत आती है। तो उसका हम किस में पढ़ेंगे? भाग 5 में। भाग 5 में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति से 52 से 61 अनुच्छेद तक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो उन अनुच्छेदों को हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अगले जो है पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और भी बातें। अब देखिए, पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबको पता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब देखिए, हमारे संविधान में एक न्यायपालिका एक होता है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है विधेयक यानी कि कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना। और कुछ लागू करने में जब बाधाएं आती है तो उसको जो लागू करने में बाधाएं आती है उस बाधाओं को दूर करने में न्यायपालिका कार्य करता है। ठीक, तो बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। ठीक, वास्तविक प्रमुख क्यों माना जाता है ये आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वास्तविक प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास जो है मंत्रिपरिषद का जितनी भी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक, अब आगे चलिए, अगला अनुच्छेद, हम सीधे अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है, जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, याद रखिएगा। जिसके अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है उसमें एक अनौपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ये था हमारा अनुच्छेद 53 तक। अब चलते हैं आगे अनुच्छेद 54 पर। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन में कैसे होता है उसको देखिए। अनुच्छेद 54 कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? पहला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है, जैसे सबका चुनाव आयोग ही कराता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा बात भी वही है कि कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल के सदस्य जो है
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य। अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा सदस्य आ जाएंगे, तो एक संसद के सदस्य और एक आ जाता है विधानसभा विधान मंडल। ठीक, संसद जो है केंद्र स्तर पर कार्य करता है और विधानमंडल राज्य स्तर पर कार्य करता है। जैसे संसद केंद्र स्तर पर कार्य करता है वैसे विधानमंडल राज्य स्तर पर कार्य करता है। संसद के अंतर्गत एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है। उसी तरह विधानमंडल में अंतर्गत एक विधानसभा आता है और एक विधान परिषद आता है। हालांकि भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है और इसलिए विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, अब तो 3 लोग हो गए, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के तीनों सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के जो है विधानसभा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनता है वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बस इतना चीज याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 आ जाता है और अनुच्छेद 55 में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनके चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है और इनके चुनाव में वरीयता क्रम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इनकी चुनाव की प्रक्रिया की, तो इनकी चुनाव में अगर 3 सदस्य खड़े हुए हैं, जैसे कि ए बी सी ऐसे 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य खड़े हुए हैं और तीनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अब तीनों सदस्य को एक वरीयता क्रम दिया जाएगा, यानी कि आपको तीनों सदस्य पर मुहर लगाना है 1, 2 और 3 के क्रम में, यानी कि किसको आप पहला स्थान देना चाहेंगे, किसको आप तीसरा स्थान या दूसरा स्थान देना चाहेंगे। इस तरह से क्रम आपको तीनों पर मुहर मारना होता है। क्रम के अनुसार आपको जो पसंद आएगा, यानी कि आप चाहेंगे तो ए को पहला स्थान दे सकते हैं, बी को तीसरा स्थान और सी को दूसरा स्थान, ऐसे आपको मुहर मारना होता है। इनके चुनाव में ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए थोड़ा इनके चुनाव की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर हम इनके चुनाव में बात करें कि मान लीजिए कि पूरा 2500 वोट है, यानी कि मान लीजिए कि पूरे सदस्यों की संख्या 2500 है इनके चुनाव में जो भाग ले रहे हैं, उसमें से इनका चुनाव कैसे होता है। देखिए 2500 है पूरा, याद रखिएगा। अब देखिए एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उसके बाद आगे एक है मीरा कुमारी, मीरा, और एक है हमारे हामिद अंसारी, अंसारी को ले लेते हैं। 3 व्यक्ति इनके राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अब 2500 पूरा वोट है, टोटल वोट 2500 वोट में 1000 वोट पर पहला स्थान जो है रामनाथ कोविंद जी पा गए और 800 वोट पर मीरा कुमारी जी पहला स्थान पा गए। उसके बाद 700 वोट पर जो है हामिद अंसारी जो है वो पहला स्थान पर पाए। ऐसे क्रम रखा जाता है, पहला स्थान देखा जाता है। ठीक, अब पूरा वोट मिलाकर 2500 हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। 1807 जोड़ेंगे तो 2500 पूरा वोट आ जाएगा। अब लड़ाई किन में के है, तो लड़ाई अब रामनाथ कोविंद और मीरा कुमारी, ये 2 लोगों में लड़ाई है। तो अब इन दोनों को देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा मत पाया है। अब इनको देखने के बाद अब ये कहें तो इनको अब काट दिया जाएगा, यानी कि इनके स्थान पर इनमें मतगणना होगी कि यानी कि 700 वोट जो पड़े हैं, यानी कि 700 स्थान पर हामिद अंसारी पहले स्थान पर आए हैं, तो इसमें यह देखा जाए कि दूसरे स्थान पर इन दोनों लोगों में कौन सबसे ज़्यादा आया है। तो अगर हम देखें तो 350 इनको भी दे देते हैं, यानी कि 350 बार यह दूसरे स्थान पर इनके वोट में आए हैं और 350 बार ये भी दूसरे स्थान पर आए हैं। बराबर बराबर मैंने दे दिया अपने हिसाब से। और जब इनको जोड़ा जाएगा, इनको ये सब जोड़ा जाएगा जब,
देखिए जब ये जोड़ा जाएगा, पहली चीज़ समझिए, जब ये जोड़ा जाएगा तब उस स्थिति में क्या होता है, ठीक। जब ये जोड़ दिया जाता है, ये हट नहीं रहा है यार, अच्छा हट गया। तो जब इनके ये चुनाव में जोड़ा जाता है, यानी कि 1000 में 350 वोट ये जुड़ेगा, फिर उसके बाद ये जुड़ेगा, और जब जोड़ा जाएगा तो देखिए जोड़ने के बाद ये जो जितना है जोड़ेंगे तो 1000 में जोड़ेंगे तो ये 1300 कितना हो जाएगा, 50 वोट ये हो जाएगा, और ये जोड़ने के बाद 1150 वोट ये हो जाएगा। तो इसमें जो है रामनाथ कोविंद सबसे ज़्यादा स्थान पा गए और मीरा कुमारी कम इनसे पाई। तो इस तरह से क्या होगा कि रामनाथ कोविंद को जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव में यह रामनाथ कोविंद को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। बहुत ही आसान प्रक्रिया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखते हैं हम आगे चलें। चलिए, तो ये थे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब अनुच्छेद 56 पर चलते हैं। अनुच्छेद 56 क्या कहता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में कहा गया है, ठीक। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। अपने पद ग्रहण के जब पद ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद से वो 5 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 57 यह बात कहता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते ही, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक। इसके बाद ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं जो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता हो या राष्ट्रपति का पद धारण किया हो, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 58 पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 58 में पहली बात कही गई कि वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, ठीक, और किसी लाभ के पद पर न होगा, ठीक। याद रखिएगा, किसी लाभ के पद पर न हो राष्ट्रपति महोदय जी। और वह निर्वाचन मंडल में उसका 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए निर्वाचन मंडल में जो उसके सदस्य भाग लेते हैं उसमें, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर अनुच्छेद हम पढ़ेंगे अब 59। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि 15,000 रुपये जमा राशि की जाती है अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद 59 कहता है, अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद कहेगा 60 कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश उनकी शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। और यह कैसे लगेगा, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब किसी विदेशी राष्ट्र हैं उसके प्रभाव में जब राष्ट्रपति जी चले जाते हैं तो उस समय उन पर अभियोग लग सकता है। और एक होता है राष्ट्रपति का अतिक्रमण, यानी कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 के तहत। अब चलते हैं आगे।
अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। पहली चीज ये चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी सदन में लगाया जा सकता है। पहले किसी भी सदन में उनके प्रति महाभियोग लगाया जा सकता है। पहली बात कहेगा कि राष्ट्र संसद के किसी भी सदन में द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा बात यह कहा कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। लिखित सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ती है और जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो आप जिस भी सदन में उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोकसभा में उन पर महाभियोग लगा रहे हैं तो उसके सदस्य जो हैं उसके 1/4 सदस्यों के उन पर हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पहले उनको यह प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। ठीक। तीसरा बात यह है कि संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव के बहुमत से हो तथा उसके बाद दूसरे सदन में भी वह 2/3 बहुमत के पास हो, तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर आप महाभियोग लगा रहे हैं तो उन पर महाभियोग लगा रहे हैं तो जिस सदन में आप महाभियोग लगा रहे हैं उसमें भी 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करना पड़ेगा। उन पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा और उसके बाद दूसरा सदन, कोई भी सदन हो, चाहे आप मान लीजिए कि लोकसभा में उठाएं पहले तो फिर आपको राज्यसभा में देना है तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से वह विधेयक पारित होना चाहिए। तब उनके बाद उन पर यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और वो अपने पद से रिक्त हो जाएंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे की बातें देखते हैं क्या है। अब राष्ट्रपति का अधिकार और शक्तियां देख लेते हैं भैया। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, तो नियुक्ति संबंधी शक्तियां वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, ये जितने भी मंत्रालय हैं उनकी जो मंत्री चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। उसके बाद तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। चौथा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करना और राज्यपाल की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति की जो एक नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जो मेन शक्तियां थी उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति, कानून संबंधी जो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है, तो पहला है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। यह संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसकी पिछली वीडियो जो है, मतलब कि मैंने जो अनुच्छेद से संबंधित वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैं ये संयुक्त अधिवेशन के बारे में डिटेल में पूरा बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये आपको पूरा आसान लगने लगेगा ये वीडियो जब आप देखेंगे तो। ठीक। तीसरा बात कहा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। चौथा है संसद के निम्न विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अगर जो ये नीचे लिखे गए जैसे कि धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक तथा संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक है, ये विधेयक है, यहाँ पर रहेगा विधेयक। जो भी विधेयक है संचित निधि से संबंधित, पैसा से संबंधित, ये जितने भी विधेयक अगर आप ला रहे हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ती है ये विधेयक लाने के लिए। मान लीजिए आप धन विधेयक किसी भी सदन में पेश कर रहे हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी राज्य का निर्माण कर रहे हैं, नए राज्य का, या किसी नए राज्य की सीमा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसी के नए राज्य के नामों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी पड़ती है। ठीक। संचित निधि जो है हमारे देश की, जो धन रखे जाते हैं, जो भी टैक्स वसूल कर, उसमें से अगर आप जब पैसा किसी विधेयक पर प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रपति की भी अनुमति उस पैसे पर लेनी पड़ती है। ये थे संसद से संबंधित कुछ निम्न विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति संबंधी कुछ बातें हैं। पहली बात है कि संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी कि
पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि पहले लोकसभा के में 2 एंग्लो समुदाय को व्यक्तियों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, लेकिन उसका पद समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का चुनाव हमारे संविधान में नहीं किया जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। ठीक, राजनीतिक शक्तियां देख लेते हैं राष्ट्रपति की। राजनीतिक शक्तियां की अगर बात करें तो पहला है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता होता है या संधि होती है किसी भी चीज़ पर, तो वह राष्ट्रपति के नाम पर ही संधि या समझौता किया जाता है। दूसरी बात यह कही कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, यानी कि विदेश में जो भी हमारे देश के राजदूत रहते हैं, एम्बेसडर जो रखे जाते हैं, वह उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं, यानी कि जो भारत में दूसरे देश के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वह राष्ट्रपति से अनुमति उनका लेना बहुत आवश्यक होता है। जब तक वो अनुमति राष्ट्रपति से नहीं लेंगे वह अपने जो राजदूत हैं वह हमारे देश में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें हैं राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति या रक्षा से संबंधित देख लेते हैं भैया। सैन्य शक्ति राष्ट्रपति से संबंधित, पहला है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। मान लीजिए किसी देश के साथ भारत का युद्ध होने वाला है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना है, तभी आप युद्ध स्टार्ट कर सकते हैं, और युद्ध को समाप्त आप तभी कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी है सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी सैन्य शक्ति जो है का सर्वोच्च प्रधान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी भी वरीयता क्रम रखा जाता है, जैसे कि ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे रक्षा मंत्री होता है, उसके नीचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक, तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से चलाने का कार्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का कार्य होता है, और वर्तमान में सीडीएस विपिन रावत है, और रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, और राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक, थल सेनापति, वायु सेनापति और जल सेनापति तीनों को संयुक्त रूप से चलाने का कार्य सीडीएस का होता है। ठीक, तो इस तरह से, और ये जो सेना संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां कुछ हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां? क्षमादान की शक्ति, पहली चीज, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं। दंड भी दे सकते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दे दी गई है तो उसको राष्ट्रपति चाहेगा तो अनुच्छेद 72 के तहत उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ठीक, कुछ विशेष शक्तियां हैं। पहला क्या है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर हैं, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर हैं तब तक। आपातकालीन शक्तियां कुछ राष्ट्रपति के पास हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत ये राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं। ठीक, ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति के जो आपातकाल की स्थिति में ये इन चीज़ों का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति और इन सब का डिटेल मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये लंबा प्रोसेस होता है, तो इनके बारे में अगली वीडियो में कभी हम बता देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पद पर रहने वाले व्यक्ति उसको समझ लेते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। पहला बात यह कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
सबको पता है। दूसरी चीज़ें, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। और तीसरी बात, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल है। ठीक, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं यह। चौथा है कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए व्यक्ति हैं, यानी कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक, पांचवा है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जहांगीर हुसैन थे। छठवां है राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, यानी कि कुछ ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के ही समय होगा, जैसे कि डॉक्टर जहांगीर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गया था। ठीक, तो ये कुछ राष्ट्रपति के पद से संबंधित कुछ बातें थी। तो अब हमारा वीडियो जो है लगभग लगता है कि समाप्त हो गया है। हाँ, अब हमारा वीडियो समाप्त हो गया। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी बातें थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को बताऊं, अच्छा से एक्सप्लेन करना चाहा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।